हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटॉपर। फ्रेंड्स, बीपीएससी सीडीपीओ के लिए जो मॉडल सेट प्रश्न पत्र हम चला रहे हैं उसका ये दूसरा सेट है और दूसरे सेट का भी ये दूसरा भाग है। अगर आपने इसके पहले इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसके जस्ट पहले ही अपलोड किया गया है वीडियो को, तो आप उसको ज़रूर देख लें। और प्लेलिस्ट भी बनी है, प्लेलिस्ट भी बन रही है, बल्कि कुछ तकनीकी कारणों से हम थोड़ा सा परेशान थे। खैर, तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं इस सेट को, जो कि साइंस के प्रश्नों के साथ शुरू हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सेट है और बहुत ही अच्छा सेट है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी दूधिया हो जाता है किसके द्वारा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपघटन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, इसीलिए ये पानी दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पेट्रोल तथा डीजल के जलने से जो गैस उत्पन्न होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता का क्या होगा? ये सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? देखिए, एक प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि इसमें कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जनरली होता क्या है कि सॉलिड है तो सॉलिड से वो पहले लिक्विड बनेगा और लिक्विड से तब गैस बनेगा। लेकिन ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन में क्या होता है ना कि डायरेक्ट ठोस से यानी डायरेक्ट सॉलिड से वो गैस में चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा ही रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? बेंजीन का जो आणविक सूत्र होता है ना वो C6H6 होता है। तो इसमें जो सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है वो होती है 12 और 3। 12 सिग्मा और 3 पाई बंध। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता का क्या होता है? देखिए, अगर हवा का तापमान बढ़ जाता है ना तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है एक ही उसके साथ ही, और अगर तापमान घटता है तो क्षमता भी घट जाती है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? यूरिया की बात करें तो ये एक कार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4N2O। CH4N2O यानी हम देखें कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। इसमें C, H, N और O यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें ये उपस्थित होते हैं। रसायन के क्षेत्र में अगर कार्बनिक रसायन की बात करें तो इसको कार्बनिक कहा जाता है। और साथ ही साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से ऊष्मा का सबसे ज़्यादा कुचालक कौन है। इसमें जितने ऑप्शंस हैं इनमें से पारा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, जबकि पारा ऊष्मा का अधिक कुचालक है। और वहीं विद्युत की बात करें ना तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक भी है, विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है पारा। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला होता है D2O। ये रंगहीन होता है, गंधहीन भी होता है और स्वादहीन भी होता है। इसके सापेक्षिक घनत्व की बात करें तो 1.1 होता है। भारी जल के उपयोग के बारे में आपको बता दूं कि इसका उपयोग परमाणु संयंत्रों में मंदक या शीतलक के रूप में होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बिहार ज्योग्राफी के वीडियो आपके लिए पड़े हुए हैं, उसको ज़रूर देखिए। वो कोई टेम्प्रोरी वीडियो नहीं है, वो एक ऐसा वीडियो है जो आपके लिए सालों साल तक काम आने वाला है और जितनी बार भी आप देखेंगे उतनी बार आप अपने आप को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें कंसेप्ट के साथ बताई गई हैं, मैंने खुद बताई हैं। और उसके हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते जा रहे हैं बिना आपके कहे हुए। मैं खुद ही कुछ समय पे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया करती हूँ नोट्स को।
बिहार स्पेशल के सेट भी इसी तरह से पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं, और भी सेट आने वाले हैं अभी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है जिसमें हमें सुमेलित करना है, एक तरफ धातु है एक तरफ उनका गुणधर्म है। सोडियम की खासियत है कि सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वहीं पारा जो है ना ये कमरे के ताप पर द्रव होता है, लिक्विड होता है। चांदी की बात करें, चांदी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, और सीसा यानी लेड उष्मा का कुचालक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। कृत्रिम पदार्थ नहीं होने का मतलब कि वो जो भी पदार्थ होगा वो प्राकृतिक होगा, ठीक है। ये केवल फाइब्रोइन है। फाइब्रोइन जो है ना ये प्राकृतिक पदार्थ होता है। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि सिल्क फाइबर्स का कंपोनेंट होता है, बाकी सभी आर्टिफिशियल्स हैं। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ का आविष्कार किया था सैमुअल मोर्स ने, और ये आविष्कार इन्होंने किया था 1837 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है ना ये अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है। कहाँ है? अंटार्कटिका में, डी। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, ये पहला शोध केंद्र था। दूसरा शोध केंद्र जो है उसकी स्थापना हुई थी मैत्री नाम से, और ये 1988-89 में हुई थी इसकी स्थापना। तीसरा शोध केंद्र भारती नाम से स्थापित किया गया है 2012 में। आगे के प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहने वाला तत्व है आयोडीन। आयोडीन एक नीले और काले रंग का एक अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार कहूँगी कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मुझे आपसे अपने लिए यही चाहिए, बार बार यही मांगती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और आपके लाइक्स मुझे चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है। 94वां क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। आयोडीन जिस नमक में होता है ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, थायरक्सिन हार्मोन, इसके संश्लेषण के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसकी कमी से अगर हम बात करें जो थायराइड ग्रंथि में होता क्या है कि जो थायरक्सिन हार्मोन है ना इसकी कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। और घेंघा के बाद क्रेटिनिज्म की सिचुएशन आती है, जिससे कि जो अफेक्टेड इंसान होता है उसकी शारीरिक और मानसिक दशा बिगड़ने लगती है। इससे पूरा तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। आयोडीन के मुख्य स्रोत की बात करें तो समुद्री मछली, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब इसका मुख्य स्रोत है। 95वां क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? वातावरण में प्रकाश का जो विसरण होता है ये मेनली धूलकण की वजह से होता है। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो ये पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, और जितने भी गैस पाई जाती हैं वायुमंडल में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। आप जानते हैं कि जितने भी पशु पक्षी या ह्यूमन हैं ये सभी श्वास के रूप में बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ग्रीन हाउस गैस में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हीलियम की बात करें तो ये काफ़ी हल्की और अज्वलनशील है, यानी ये जलने की कैपेसिटी इसमें नहीं होती है। इसका उपयोग गुब्बारों को भरने, मौसम के संबंधित जो स्टडी होती है इन चीज़ों में किया जाता है। 96 क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? देखिए पीतल का रंग हवा में फीका पड़ने का कारण क्या होता है कि पीतल में दो चीज़ों का मिश्रण होता है, एक होता है कॉपर और एक होता है जस्ता। इन दोनों चीज़ों का मिश्रण 70+30 के अनुपात में होता है, 70+30, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि पीतल का जो यूज़ होता है वो बर्तन बनाने या मूर्तियाँ बनाने में होता है। इसका रंग हवा में फीका पड़ने का कारण है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब
देखिए, तापमान या ताप कहते किसको हैं? किसी चीज़ की उष्णता यानी उसकी गर्मी और शीतलता के माप को ही तापमान कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि ताप जो है ये किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? थैलेसीमिया प्रभावित करती है खून को, रक्त को। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है ना? एंजाइम प्रोटीन का एक रूप है, कह सकते हैं इसको आप। कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? पहला सफल क्लोन जंतु जो बनाया गया था वो एक भेड़ था। इसका नाम था डॉली। ठीक है, 1996 में स्कॉटलैंड में सबसे पहला सफल क्लोन भेड़ बनाया गया था। बाद में जाकर के 2003 में इसकी मृत्यु हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष देखिए इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को कहते हैं, जो कि लगभग 9.46 एंड 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगर दूरी के मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करें ना, तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। मूंगफली, ठीक है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। इस प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जेलियस ने किया था 1938 में। देखिए, प्रोटीन जो होता है ना वो काफ़ी जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। इसकी रचना 20 अमीनो अम्ल के भिन्न भिन्न सहयोगों से होती है। ये प्रोटीन शरीर के उचित पोषण के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन से संबंधित जो भी खाद्य होते हैं, जैसे कि दूध, अंडा, कली या फिर बादाम, सोयाबीन, दाल, पनीर, मांस, मछली, अंडा वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। एक शुष्क सेल में से निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? देखिए, शुष्क सेल में मेनली इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड तथा कार्बन का मिश्रण रहता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? किसी भी चीज़ का अधिकतम भार होता है वायु में, और सबसे कम भार कहाँ होता है? ठोस में। याद रखिएगा, सबसे कम भार ठोस में और सबसे ज़्यादा भार वायु में। डॉक्टरों द्वारा व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी यानी एंडोस्कोप प्रकाश के किस पर निर्भर करता है? किस चीज़ पर? यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। डॉक्टर जो एंडोस्कोपी करते हैं वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। ये एंडोस्कोपी जो की जाती है ना, पेट और शरीर के अंदर के भागों की जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परम शून्य तापमान क्या है? परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप कहते हैं सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को, जो सबसे कम तापमान संभव हो सकता है, जिसका मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको परम शून्य ताप कहते हैं। इनमें से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ये कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, जो 1.5 × 1011 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि ये उत्सर्जित करता है किसको? ये उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। गामा किरणों को उत्सर्जित करता है, इसी कारण से इसका प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में होता है। 109वां प्रश्न है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण क्या है ना कि झील की तली पर जल जमता नहीं है। झील का जो जल होता है ना वो ऊपर तो जम जाता है, लेकिन नीचे जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आता, जिससे मछली जैसे जलीय जीव जो होते हैं वो आसानी से जिंदा रह जाते हैं। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सूखी बर्फ, ठीक है। इसका उपयोग मूल रूप से रेफ्रिजरेशन के लिए होता है।
आगे हम अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे, इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को। पहले इसमें 111वां प्रश्न है कि इनमें से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या होता है। देखिए, व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य होता है रोजगार सृजन। कैसे? तो मान लीजिए मैं कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस शुरू करूं, तो मुझे उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हैंड्स की ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, और इससे क्या होगा ना, इससे रोजगार सृजन होगा, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, तो वैसे तो सारे आंसर्स को आप अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो है रोजगार सृजन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से, जबकि पीली क्रांति तिलहन से और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित नहीं करता है। देखिए, यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है कि मानव पूंजी में जो विनियोग बढ़ाया जा रहा है, ये किस चीज़ को अग्रसारित नहीं करता है। मान लीजिए मानव पूंजी में मीन टू से दैट कि ह्यूमन कैपिटल में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इससे इनमें से क्या नहीं होगा? बेरोजगारी में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हम तो ह्यूमन को और ज़्यादा कैपेबल बना रहे हैं, स्किल्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो उनमें इससे क्या होगा कि वो संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, उनकी स्किल्स में, कुशलता में विकास होगा, लेकिन बेरोजगारी में वृद्धि नहीं होगी। और यहाँ नहीं ही पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है? ठीक है, देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए गुजरात राज्य ने विधायक आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। इनमें से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था भूमि सुधार के लिए, सही है। भूमि जोतों की अधिकता भी सही है। काश्तकारी सुधार भी किए गए, लेकिन बहुफसलीय योजना यहाँ पे नहीं की गई थी, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। बहुफसली योजना को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें भूमि सुधार का हिस्सा भारत में रही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो भी युग्म है उनको देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। औद्योगिक वित्त, ये सिडबी बिल्कुल सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ये भी सही है। ग्रामीण साख नाबार्ड, ये भी सही है, लेकिन ग्रामीण रोजगार SJSRY, ये SJSRY क्या है? ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। जब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है तो फिर ये ग्रामीण से संबंधित नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? ये इसमें व्यापारिक बैंक, RRB, सहकारिता बैंक, ये सभी करते हैं, लेकिन नाबार्ड की स्थापना कुछ अलग पर्पज से की गई थी। ये कृषि संबंधित क्षेत्रों को दिए जाने वाले जो ऋण होते हैं उनमें सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये स्वयं सहायता समूह के बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है, तो सही आंसर क्या होगा? नाबार्ड। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जनश्री बीमा योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी, सही है। राष्ट्रीय बीमा योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी। MG नरेगा की शुरुआत 2003 में नहीं की गई थी, बल्कि इसका विधेयक पारित हुआ था 2005 में और शुरुआत हुई थी 2006 से, जबकि आम आदमी बीमा योजना 2007, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? C। कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? देखिए, आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो कंसेप्ट पर ज़्यादा बेस्ड है, फैक्ट्स कम है, कंसेप्ट ज़्यादा है। अब इसको समझिए, ये ऑप्शंस हमें 4 दिए गए हैं और हमें बताना है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव, यानी जनसंख्या वृद्धि का एक बुरा इफेक्ट नहीं है, इनमें से कौन सा? तो अब यहाँ हम क्या देखेंगे
कि कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। अब यहाँ समझिए, जो वर्किंग एज की जनसंख्या होती है वो उसका आकार बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। ये उल्टा तो नहीं हो सकता ना, हमारी श्रम शक्ति बढ़ रही है, तो ये तो एक आंसर है ही, सही है। बाकी को भी देख लेते हैं। जोतों के आकार में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी। देखिए ये तीनों नेगेटिव है, कमी आ रही है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये भी नेगेटिव चीज़ ही है। जोतों के आकार में कमी का मतलब हुआ कि अभी तक जो इस ज़मीन पर एक किसान खेती कर रहा था, अब उसके घर में 3 बच्चे हैं, तो इस पे अब 3 लोग खेती करेंगे, तो जोतों का आकार तो कम होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रतिकूल प्रभाव कौन सा नहीं है? कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, क्योंकि श्रम शक्ति हमारी बढ़ रही है, ये एक फायदे की बात है, न कि नुकसान की। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कौन से दशक के दौरान? ये प्रारंभ की गई थी 7वें दशक के दौरान। 1966 में इसका प्रारंभ माना जाता है भारत में इस हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री थे C सुब्रमण्यम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। देखिए, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में जो भी प्राकृतिक संसाधनों का जो भी डायरेक्ट एक्विजिशन होता है, जो भी डायरेक्ट उनसे उत्पादन किया जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग आती है, उद्योग वगैरह आते हैं, और तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या है? कृषि। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? देखिए, भारतीय व्यवस्था का जो प्रमुख लक्षण है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर है तिलहन। वर्ष 2007-8 के रबी के मौसम में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके चावल, गेहूं और दाल के उत्पादन में वृद्धि की जाए, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करनी थी। 124वां प्रश्न, इनमें से आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? सही उत्तर है ए। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ये इनको उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रहता है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो मुख्य पर्पस है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसका हिस्सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हिस्सा है भारत निर्माण का। भारत निर्माण कार्यक्रम जो है ये केंद्र सरकार ने 2005 में प्रारंभ किया था। इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना यानी रूरल स्ट्रक्चर जो है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास करना था। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और निर्धनों के लिए आवास का निर्माण शामिल था। इसके बाद कुछ मैथ्स के प्रश्न आते हैं जिनको मैं केवल सही उत्तर बताते जाऊंगी, आप अपने हिसाब से सॉल्व इसको कीजिएगा। 126 जो है इसका उत्तर है बी 64। 127वें प्रश्न में प्रश्न है कि ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है, तो और इनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ, ये आपको पता नहीं समझ में आए नहीं आए, कि देखिए 6:5 है ना, तो 6 और 5 का जो हम जोड़ेंगे तो इसका जो अनुपातिक योग है, अनुपातिक जो ऐड आएगा वो आएगा 11। ठीक है, अब इसके हिसाब से जब हम ए की आयु निकालेंगे ना, जैसे ए और बी, ए को हमने मान लिया 6 के, बी को मान लिया 5 के। ठीक है, अब इसके हिसाब से ए की आयु हमें निकलेगी 6/11 मल्टीप्लाई बाई 44, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है? 44 है। योग कितना आया था इसके अनुपात का? 11, और ए को हमने क्या निकाला? 6 के। ठीक है, इसके हिसाब से जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 24 ईयर्स, 24 वर्ष।
अब ए की आयु 24 वर्ष है, इसी विधि से हम बी की आयु निकाल लेते हैं। 5/11 मल्टीप्लाई बाई 44। बी की आयु हमें कितनी मिली? 20 ईयर्स। तो 8 साल के बाद दोनों की आयु कितनी होगी? अब ए की आयु हमें मिली है 24, बी की मिली है 20। 8 साल बाद दोनों की आयु निकाल लीजिए। 32, 28। अब इसका अनुपात क्या निकलेगा? 8:7, यानी सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से बताने की कोशिश की है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, आगे से केवल आंसर बता रही हूँ। निम्नलिखित श्रृंखला 6, 16, 9, 13, 12 x, y में लुप्त संख्याएं x और y क्या होंगी? देखिए श्रेणी क्या बन रही है कि जैसे आप देखो तो 6, 9, 12 3 का अंतर आ रहा है, तो इसके हिसाब से y कितना होना चाहिए? जब 3 का अंतर आ रहा है तो श्रेणी क्या बन रही है? 6, 9, 12 और x। ठीक है, वही अब इसके हिसाब से x क्या आएगा? 15। ठीक है, वही अगर हम बात करें 16, 13, ठीक है 16, 13 और इसके बाद आगे की बात करें तो फिर हमें आंसर मिलेगा, इसमें कितना है? -3 होता जा रहा है। इसके हिसाब से आंसर सही क्या होगा वो आप खुद निकालिए और ऑप्शन में मुझे बताइएगा कमेंट में। निम्नलिखित अंकों को लेकर इनमें से कितने 2 अंक वाले संयोजन के बन सकते हैं जिनमें से प्रत्येक में 8 शामिल हो? इसका सही उत्तर है 11। 11 ऐसे संयोजन बन सकते हैं, 2 अंक वाले डिजिट बन सकते हैं, नंबर बन सकता है जिसमें 8 शामिल होगा, जैसे कि 18, 28, 68, 78। ठीक है, राम ने अपनी यात्रा 9 बजे दिन में शुरू की। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमीद उसी स्थान से उसी दिशा में 9:30 बजे दिन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो हमीद राम को कितनी देर में पालेगा, यानी वहाँ तक पहुँच जाएगा? सही उत्तर है डी, यानी 11:30 बजे दिन में। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी मिलकर के 5 ही दिन में कर लेते हैं, तो फिर सी अकेला उसे कितने समय में करेगा? सही उत्तर है सी 60 डेज में। 14, 17, 34, 42 में छोटी से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रथम दोनों का अनुपात शेष दोनों के अनुपात के बराबर हो? इसका आंसर है सी 2। एक गोलाकार मार्ग एक गोलाकार बाग के चारों ओर बना हुआ है। यदि आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त की परिधियों का योग 88 मीटर हो तथा आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या के 1/3 हो तो मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, इसका सही उत्तर है डी 7 मीटर। किसी नगर की जनसंख्या इतनी है, इसमें इतने पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हो तो साक्षर महिलाओं की संख्या क्या है? सही उत्तर होगा बी 24,000। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 50% छूट देने के बाद 50% लाभ हो, इसके लिए वस्तु का बाजार मूल्य कितना होगा? ये मूल्य होगा डी 300। ठीक है, 300 रुपये। इसके बाद बिहार स्पेशल के प्रश्न आते हैं। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की? सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना की थी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रामचंद्र सिन्हा ने। इन्होंने ये स्थापना 1983 में की थी। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, ये किसने कहा था? ये कहा था बाबू कुंवर सिंह ने। ये 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे और महानायक भी थे बिहार से। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे वो इन्हें धरती अब्बा का अवतार मानते थे।
बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी? गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी देवघर में। ये तो प्रश्न मैंने शामिल भी किया था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है किस नाम से? ये नृत्य है विदेशिया। विदेशिया जो है ना, भारत में जो बिहार के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं भिखारी ठाकुर, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। इनकी ही देन है ये, ठीक है। और इसी नृत्य के लिए अब काफ़ी ये फेमस नाटक भी है विदेशिया, ठीक है, आपने सुना भी होगा। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने के लिए डेलीगेट शुल्क को घटा करके कर दिया गया था 5 रुपये से 1 रुपये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? इस समय बिहार को कुल 8 सीटें मिली थी। हमें बताना है कि इनमें से कौन बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा है। ठीक है, इनमें से कौन बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? सही उत्तर है यहाँ पे रामविलास पासवान। बाकी कर्पूरी ठाकुर तो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी 3 बार रही हैं, नीतीश कुमार भी लगातार रहे हैं मुख्यमंत्री, जबकि रामविलास पासवान कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे। नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? बिहार के शोक के रूप में विख्यात है कोसी, जो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसके कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ से भारी तबाही होती है तकरीबन हर साल। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलतराम। उड़ीसा कब बिहार से पृथक हुआ? उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। इसके पहले 1912 में बिहार का बंगाल से विभाजन हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में, 3 फरवरी 1916। बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या है 9। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किससे है? बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड्स आज के इस सेट के प्रश्न खत्म होते हैं। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 आपने देख ही लिया होगा और पार्ट 3 भी, यानी कि जो तीसरा सेट है वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। साथ ही साथ मेंस के आंसर राइटिंग पे भी काम चल रहा है, उसको भी जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं। बिहार ज्योग्राफी का भी 5वां चैप्टर आने वाला है आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। वीडियो को ज़रा शेयर और लाइक करें, लोगों को बताएं। ठीक है, थैंक यू।